हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद आप सब लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज आप सभी को प्रैक्टिस सेट 2 कराया जाएगा मैथ का, और कल आपको प्रैक्टिस सेट 1 कराया गया था। तो उसमें जो मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और उससे संबंधित जो क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी भी आपको बताए गए हैं, और साथ साथ में कुछ थियरी भी एक्स्ट्रा भी आपको बताई गई। वैसे ही आज भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और कुछ क्वेश्चन को हम एक्स्ट्रा भी समझेंगे। तो आते हैं और पहले क्वेश्चन पर और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आपका क्या है। जरा समझिए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि रवि सूर्या से 12 वर्ष छोटा है। यानी सूर्या से छोटा है, यानी सूर्या क्या है, बड़ा है। तो सूर्या माइनस रवि क्या है, बराबर हम कर सकते हैं 12 वर्ष। बोलिए कोई दिक्कत है? उसके बाद से क्या कर रहा है कि रवि की आयु उसकी और सूर्या की आयु के योग का 40% है। अब देखिए, एक बात हम आपको समझा दे रहे हैं, कभी भी अगर अगर परसेंटेज दे रखा हो ना कि इसकी आयु उसकी आयु का कुछ इतना परसेंटेज है, तो आप हमेशा दिमाग में रखिएगा कि हमको रेशियो ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? रेशियो। और हम आपको बता दें कि जो प्रतिशत और अनुपात ये दोनों एक दूसरे के, समझ लीजिए, सगे भाई हैं। अगर आपको परसेंटेज आ रहा है और साथ साथ में उसका जो छोटा भाई अगर रेशियो का सहारा आपने ले लिया, तो जान लीजिए कि आपका सवाल इजी हो जाएगा। तो इन दोनों का सहारा लेना बहुत जरूरी है। जैसे आइए देखते हैं, अब इसमें जैसे परसेंटेज का सवाल है, इसमें रेशियो का सहारा कैसे लेना आपको कर रहा है। रवि की आयु, यानी एक जगह पर है रवि और एक जगह पर कौन है, रवि की आयु उसकी और सूर्या की, उसकी मतलब रवि प्लस सूर्या करा 40% है। इनकी योग का 40%, यानी अगर ये 100 है तो ये भैया आपका कितना है, 40%। तो क्या ज्ञात कर लेंगे, अनुपात ज्ञात कर लेंगे। तब 20 दूना 40 और 20 25 100 अनुपात क्या आया, 5:2 का अनुपात आया। बोलिए आया कि नहीं आया? आया ना। अब देखिए, रवि 2 के अनुपात में है। अगर हम बात करें तो ये हो गया 5x और अगर ये हो गया 2x। बताइए हुआ कि नहीं? तो ये रवि का जो कुल आयु है वो है 2x, और वहीं पर रवि और सूर्या दोनों को मिला करके है 5। तो अगर रवि को अगर हम निकाल दें तो सही बताइए, सूर्या 3 ना बचेगा, 3 ना बचे, क्योंकि इसमें रवि और सूर्या दोनों है। तो रवि 2 है तो सूर्या बचा 3। इसका मतलब है कि अब देखिए, रवि और सूर्या में आपको अनुपात मिल गया, रवि और सूर्य में आपको अनुपात मिल गया कितने का, 2 और 3 का अनुपात मिला कि नहीं मिला? बस अब आपका काम आसान हो गया। अब देखिए क्या कर रहा है, सूर्या और रवि की आयु का जो है अंतर हो 12 वर्ष है। तो सूर्या कितना है 3 और रवि कितना है 2, यानी 3x - 2x। अलग अलग आयु निकाल लेंगे तो 12, तो x बराबर 12, यानी एक इकाई का मान आया 12 वर्ष। आया कि नहीं आया? है ना। अब देखते प्रश्न क्या पूछ रहा है। तो प्रश्न पूछ रहा है सूर्या की आयु को लेकर के। तो क्या कर रहा है कि आज से 9 वर्ष बाद सूर्या की आयु क्या होगा। तो पहले 12 वर्ष तो ये है, तो 12 तिहाई इसका कितना हो जाएगा, 36, और 9 साल और इसमें ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 45 वर्ष। इसका मतलब है कि सूर्या भाई कितने साल का है, 45 साल का है। अगर पूछा गया होता कि रवि का वर्तमान आयु बताओ, तो 12 दूना 24 साल हो जाता है, और इसका वर्तमान आयु है 36 साल, और 9 साल बाद 45 साल। ठीक है ना। तो आपको यही समझना था, क्या, रेशियो। तो देखिए, परसेंटेज वाले सवाल में अगर आपने रेशियो को लगा लिया, समझ लिया, तो आपके लिए वो सवाल इजी हो जाएगा। तो कभी भी अगर ऐसा प्रश्न आए तो आप सबसे पहले उन दोनों का अनुपात ज्ञात कर लीजिएगा। उसके बाद से बाकी जो चीजें करा, जैसे करा वैसे रख दीजिएगा, जैसे इसमें कहा है। ठीक है ना। तो इसका आंसर आ गया आपका 45 वर्ष। ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर और समझते हैं कि फिर अब अगला प्रश्न क्या है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि परसेंटेज और रेशियो, ठीक है ना, ये दोनों एक दूसरे के सगे भाई हैं और दोनों को साथ में तैयार करिएगा। और जब भी सवाल लगाया करिए ऐसे सवाल, तो दोनों थ्योरी दिमाग में रखा करिए। ठीक है ना। तो आपके सवाल बन जाएंगे जल्दी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन कर रहा है कि नाव पानी में धारा के विपरीत दिशा में विपरीत जा रहा। चलिए नाव को मान लेते हैं x, धारा को मान लेते हैं y। आपको कल भी बताए थे, इसका थ्योरी बताए थे कि नहीं बताए थे ना। तो मान लेते हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा है और इसका y किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा विपरीत क्या, तो ये बताइए चाल बराबर होता क्या भैया, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो विपरीत चाल बराबर क्या हो जाएगा, वही होगा। हम आपको कल भी बोले थे कि चाल कितने प्रकार का होता है। यहाँ पर नाव और धारा में 4 प्रकार का चाल होता है। एक नाव का चाल, एक धारा का चाल, एक विपरीत चाल और एक समान चाल। कौन सा चाल, समान चाल। तो जरा देखिए, विपरीत चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। तो विपरीत चाल में दूरी कितना दे रखा है, अगर बात करें तो विपरीत चाल में दूरी देखिए कितना दे रखा, 75, और समय कितना दे रहा, 3, यानी आ गया 25 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलिए आया कि नहीं आया? इसी को हम कर सकते हैं x - y। बोलिए कर सकते हैं ना।
विपरीत को ही x माइनस वाई करते हैं, क्योंकि वहां पर हम चाल क्या होती है, घट जाती है तो x माइनस वाई करते हैं, और यहाँ पर क्या होती है, बढ़ जाती है तो x प्लस वाई करते हैं। तो समान चाल, और ये भी क्या होगा, समान चाल भी होगा दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है, तो जरा देखिए दूरी कितना है, यहाँ पर आपका दूरी है 60, हाँ 60 किलोमीटर, अब बटे 1.5। तो इसी का अगर ऊपर नीचे 10 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 600 बटा 15, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जरा देखिए, आपको विपरीत चाल मिल गया, समान चाल मिल गया। हम आपको कल बताए थे अगर नाव की चाल ज्ञात करनी है तो नाव की चाल ज्ञात करने में दोनों को जोड़ दीजिए और बटे 2 कल बताए थे ना। तो नाव की चाल ज्ञात करने के लिए हम क्या कर देंगे, समान प्लस विपरीत, कल थियरी हम बताए थे, समान प्लस विपरीत, तो क्या कर देंगे 1/2। और समान कितना है भैया आपका 40 है, और विपरीत कितना है 25 है, तो ये हो जाएगा 65/2, अर्थात आपका आ जाएगा कितना 62.5। ये नाव की चाल आ गई। तो नाव की चाल आपके आ गई 62.5 आ गया है, ये ना सॉरी ये कितना हुआ, अरे 40 सॉरी एक कैलकुलेशन की गलती है, तो ये 32 ना हो गया, बटा 2 भी है ना, तो ये 32.5 हो गया। अच्छा, अगर धारा की ज्ञात करनी रहती तब क्या करते, तो धारा की चलिया के लिए हम करते हैं 1/2 समान माइनस विपरीत। क्या करते हैं, समान माइनस विपरीत करते हैं, तो 1/2 और क्या कर देंगे 40 में से 25 को घटाएंगे तो कितना आएगा 15 ना आएगा, तो 15/2 इसका मतलब है 7.5, यानी ये हो गया आपका धारा। अगर धारा पूछा होता तो ये कर देते, नाव पूछा होता तो ये कर देते। तो अब आपको दिमाग में क्या रखना है कि कभी भी, ये थियरी भी हो गया, अगर कभी भी समान चाल दे रखा हो तो क्या कर देंगे, दूरी बटा समय आ गया 40, विपरीत चाल दूरी बटा समय आ गया 25, नाव की चाल दोनों को जोड़ करके आधा, धारा की चाल दोनों को घटा करके आधा, धारा की चाल मिल जाएगी। तो इसका आंसर आपका हो गया 32.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया, कॉन्सेप्ट भी हो गया आपका और सवाल भी लग गया आपका। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर और फिर समझते हैं कि अगला प्रश्न क्या है और उसकी थियरी क्या है। हाँ देखिएगा जरा सा अगला प्रश्न। देखिए इस प्रश्न को दो तरीके से सॉल्व करते हैं। तो पहला तरीका देखिए, कह रहा है कि 4000 रुपए की राशि है। पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए और एक चीज हमेशा ध्यान दिया करिए कि पहले प्रश्न को मैथ में हमेशा पढ़ लिया करिए। एक बार प्रश्न को पढ़ लेंगे, कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ रहा है तो 100% सवाल आप लगा ही लेंगे। कुछ सवाल तो ट्रिक पर काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसको थोड़ा सा लगाना पड़ता है। तो देखिए क्या कर रहा है कि 4000 रुपए की राशि है, 2 हिस्सों में कर्ज पर दी जाती है। 4000 रुपए की राशि है, 2 हिस्सों में कर्ज में दी जाती है। पहला है 8% साधारण ब्याज पर और दूसरा का है 10% साधारण ब्याज पर। अकरा यदि वार्षिक ब्याज 352 रुपया हो, कुल ब्याज आपको कितना मिल रहा है 352, कुल ब्याज 352। तो 352 देखते हैं 4000 का कितना परसेंट है, तो 4000 का 352 निकाल लेते हैं कितना परसेंट है, निकाल लिया जाए तो निकाल लीजिए। तो कितना हो जाएगा ये, और ये 4 8 32 और 4 8 32 यानी 88/10 ना होगा, तो 88/10 यानी 8.8। यानी अगर देखा जाए तो जो आपका 352 रुपया है वो कितने परसेंट के बराबर है, 8.8%। अब बात समझिएगा, पहला है 8%, एक है 8% और दूसर का है 12% ना, दूसर का कितना है सॉरी 10% है, और 10% इनका संयुक्त कितना है बेजवा 8%, 8.8%। बताए समझ में आया कि नहीं आया। इसका मतलब कभी भी ऐसा सवाल दिया रहे तो आपको अगर कुल रुपया दे रखा हो और कह रहा हो कि कुल ब्याज इतना है यानी 352 रुपया है, तो उसको सबसे पहले परसेंटेज में तब्दील कर लीजिएगा, बदल लीजिएगा। उसके बाद से क्या करिएगा, 8% माने 1% दिया रहेगा, दूसरा का परसेंटवा दिया रहेगा, और उसके बाद वहां से उसको बीचों में लिख दीजिएगा और आप अनुपात ज्ञात कर लीजिएगा। तो यहां पर आपका कितना आ जाएगा भैया, यह आ जाएगा 1.2 और ये हो जाएगा 0.8। ठीक ना, तो ये हो जाएगा कितना 12 और ये 8, 4 दूना 8, 4 3 12 यानी 3:2 के अनुपात में आ गया। बोलिए आया कि नहीं आया। तो 3:2 के अनुपात में आ गया, पहला है और ये दूसरा, पहला माने 8% वाला, दूसरा माने 10% वाला। अब देखिए क्या पूछ रहा है, तो बताइए 8% की साधारण ब्याज पर कर्जवा कितना है, तो 3 के अनुपात में है, तो क्या कर लेंगे महाराज 3 कुल है कितना 5 गुणे कितना 4000। तो
तो अब क्या होगा, ये 5 से कट जाएगा, 5 अट्ठे 40 से 8 हो गया, तो 8 त्रिक 2400 रुपया। इसका मतलब है कि जो 8% पर जो उसका ब्याज था वो कितना था, 2400 रुपया। अगर भाई 10% पर निकालना होता तब क्या कर लेते हैं, तब 2/5 गुणे 4000, तब वो निकल जाता है। यानी इसमें 2 सवाल बन सकते थे, बोलिए बन सकते थे कि नहीं, बिल्कुल बन सकते थे। अच्छा, एक और तरीका सीख लेते हैं। अब मान लेते हैं कि आपके पास जो रुपया है वो है टोटल 4000, बोलिए है कि नहीं है। अगर हम कहते हैं कि इसका 1 भाग x है, क्या है, x है, तो दूसर का भगवा आप कहेंगे कि बिल्कुल 4000 में से x घटा दीजिए तो साहब वो दूसर का भाग हो जाएगा ना। चलिए अब देखिए, पहले के भगवा पर मान लेते 8% का ब्याज है, तो क्या ना हो जाएगा, x गुणे 8 गुणे 1/100, ये ना हो जाएगा। और उसके बाद से कह रहा है कुल 352 है ना, तो कुल 352 का मतलब होगा कि बराबर 352, तो कुल का मतलब होगा दोनों को जोड़ेंगे ना। अब बाकी रुपया कितना है, 4000 माइनस x पर कितना परसेंट है, 10%, अब बटा 100, यही ना। अब देखिए, अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब सॉल्व कर क्या कर लेंगे, जरा देखिए, 100 और 100 एलसीएम हुआ है, ये उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x, आप प्लस ये 4 का इसमें गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा ना, आ माइनस 10x बराबर 35,200, 100 उधर गुणा कर देगा ना। अब देखिए, ये 10x है, 8x है, माइनस 2x उसको उधर भेज दे, प्लस 2x, और ये हो जाएगा 40,000 में से 35,200, तो 40,000 में से आप 35,200 माइनस कर लीजिए, और यही बराबर किसके होगा, 2x के, तो कितना हो जाएगा भैया, ये 8 और ये कितना हो गया आपका 9 में से 4, 4800 बराबर 2x, दूसरे इसको काट दीजिए, कितना है आपका 2400 रुपया। और x क्या था, पहला वाला यानी जो 8% पर था, यही आपका 2400 रुपया आया ना। और अगर दूसरा का वाला होता तो 4000 में से 2400 घट जाता, तब आपका कितना आ जाता, 1600 रुपया आ जाता, यानी दूसरा का वाला 1600 आ जाएगा। और यहाँ पर भी आप ज्ञात कर सकते हैं, 2/5 हो जाएगा ना, ये 2 भाग है ना, तो 2/5 गुणे 4000, तो 4/800 और 3 8 दूना 1600, यही जो आपको बोले हैं। तो तरीका 2 है और 2 सवाल इसमें बन सकते हैं। एक तो जो आपने पूछा कि 8% पर कितना होगा, और दूसरा पूछ सकता था कि 10% पर कितना होगा, ठीक है ना। तो देखिए, तरीका 2 इस वजह से नहीं बताया जा रहा है कि ये बताया जा कि कितना, कई तरीका बताया जा रहा है, तरीका इस वजह से नहीं बताया जा रहा है कि आपको 1 तरीके 2 तरीके 4 तरीके, वहां पर तो आपको एक ही तरीके से न लगाने हैं। तरीका वो बताया जा रहा है कि जो आपको बेस्ट लगे, जो आपको समझ में आए, ठीक है ना, जो आप जल्दी से लगा सकें, ठीक है ना, क्योंकि परीक्षा में आपको ही बैठना है और आपको एग्जाम निकालने हैं, और इस बार हर हाल में निकालने हैं। तो जब निकालना है तो आपको सबसे बेस्ट तरीका सीखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है कि अगर टाइम कोई लेता है तो वो मैथ लेता है, लेकिन अगर सही रूप से अगर नंबर भी कोई देता है तो मैथ देता है। आप बताइए, सही बताइएगा कि अगर जीएस में 50 क्वेश्चन है, आपने 40 किया, तो क्या 40 सही होने के चांस हैं? नहीं है ना। और मैथ अगर आपने 40 किया तो मुश्किल से, अगर सही तरीके से अगर आपने 40 किया है तो मुश्किल से आपके 2 से 3 गलत होंगे, 4 गलत होंगे, इससे ज्यादा गलत आपका नहीं होगा। तो मैक्सिमम नंबर कौन दे रहा है, मैथ। टाइम कौन ले रहा है, मैथ। इस वजह से आपको सीखना है कई तरीकों से, जो आपको बेस्ट लगे, इससे भी छोटा। देखिए, ये सॉल्व करा जा रहा है, जब आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे ना तो आप खूब और जल्दी से इसको करेंगे, ये जल्दी और करेंगे, ठीक है ना। तो बस हमें समझाना होता है, आपको समझना होता है, आप समझ करके फिर आप अपना परफॉर्मेंस दिखाइए, कहाँ, एग्जाम हॉल में, ठीक है, और बेस्ट होगा इस बार आपका। चलिए, तो ये हो गया आपका 2 तरीके। तो तरीके बस इसी वजह से बताए जाते हैं। अब चलते हैं अगले, और इसमें 2 सवाल थे, अब अगले सवाल पर चलते हैं। तो ये भी समझा करिए कि कितने सवाल बन सकते हैं, क्योंकि आपको पता है वो सवाल तो आने वाले नहीं है। तो उसी तरीके से ना कुछ और तरीका जोड़ करके वो लोग एक और नया तरीके का सवाल बना देते हैं, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए, ये डाटा वाला प्रश्न है। क्या कर रहा है, एक डाटा दिया गया है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून का, और संचयी उत्पादन, एक नाम यहां पर आया, क्या, संचयी उत्पादन दे रखा है। ये सिंपल प्रश्न तब नहीं हुआ। अगर आपको लग रहा है कि जनवरी का उत्पादन हुआ 690, हाँ तो बिल्कुल सही है। फरवरी का 1340, अगर फरवरी का बोल रहा 1340 तो बिल्कुल गलत है, सही नहीं है। क्योंकि संचयी क्या होता है तो जरा समझते हैं। तो जनवरी वाला क्या हो जाएगा भैया, जनवरी वाला आपका दे रखा है 690, अच्छी बात है। फरवरी वाला
तो 1340 नहीं, 1340 में से 690 घट करके जो आएगा, अगर वही मार्च वाला निकालेंगे तो मार्च वाला 2040 नहीं, 2040 में से 1340 जो घट करके वो आएगा। मतलब समझ रहे हैं ना कि मार्च में से फरवरी घटेगा। फिर अप्रैल, तो अप्रैल वाला कौन सा दिया है भैया, तो अप्रैल में 2710 नहीं, 2710 में से जो 2040 घट के आएगा, तो अप्रैल वाला हो गया। मई वाला है, मई वाला क्या है, 3150 नहीं, 3150 में से 2710 घट करके आएगा। और जून वाला है, तो जून वाला 3520 नहीं, 3520 में से जो 3150 घट करके आएगा। ठीक है, ये होता है संचयी उत्पादन। ध्यान से समझिएगा, इसी वजह से बताए हैं इस सवाल को कि आप संचयी उत्पादन को समझ सके। डायरेक्ट नहीं दे रखा था, ठीक ना, ये उसमें जोड़ करके उसमें जोड़ करके उसमें जोड़ करके तभी आता संचयी उत्पादन। अब आपका क्या पूछ रहा सवाल पर आते हैं, बहुभुज जनवरी से शुरू होने वाले माह में निर्मित कार्यों के संचयी उत्पादन को दर्शाता। हाँ भाई दर्शा रहा है, अच्छी बात है, दर्शाने दीजिए। अब कह रहा है मई और अप्रैल माह है, तो मई और अप्रैल ये दोनों का जो आएगा थोड़ा जोड़ करके बता दीजिएगा हमको, कहाँ, कमेंट में। तो दोनों को बस आपको क्या करना, माइनस करके और दोनों को जोड़ देना है और आंसर कर दीजिए तुरंत, ठीक ना। तो संचय उत्पादन आपको समझ में आए, तो ये था संचय उत्पादन। अब आते हैं अगले प्रश्न पर और समझते हैं कि अब अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए क्या कर रखा है, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत बताओ। सबको पता होगा 100 से कम कितनी संख्याएं टोटल होती है, विषम 50, तो क्या होगा आंसर 50 होगा। लेकिन कैसे, आंसर तो 50 हुआ, लेकिन कैसे, आते हैं। तो सबसे पहले फार्मूला देखते हैं कि n प्राकृतिक संख्याओं का अगर योग की बात कर रहे हैं जो शुरू से होता है, तो हम आपको बताए थे n इंटू n प्लस 1/2 ये योग होता है भैया। ये क्या होता है, योग होता है। अगर बात करें हम औसत का, क्या बात कर रहे हैं, औसत का, तो देखिए योग बटा संख्या, असंख्यवा कितना होता है, n होता है, तो n से n कट जाएगा तो औसतवा आ जाएगा n प्लस 1/2 हो आएगा कि नहीं आएगा। अगर वो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग यानी n स्क्वायर का योग अगर बात करेगा प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का, तो फार्मूला क्या होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6। और अगर औसत की बात करेगा तब, तो जब औसतवा का बात करेगा तो n से n कट जाएगा तो कितना बचेगा, n प्लस 1 2n प्लस 1/6। अगर वही घनों का बात करें, घनों के योग की बात करें, तब महाराज आपका क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। और जब औसतवा की बात करेंगे तो एक n कट जाएगा, ये स्क्वायर है ना, तो n कट जाएगा और n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 4। सवाल बनता है ना इस पर, यानी 3 सवाल इस पर बनेंगे तो 3 इस पर भी बनेंगे, 3 3 6 बनेगा। अगर बात करें सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, तो सम संख्याओं का योग होता है भैया आपका n इंटू n प्लस 1। और अगर बात करें औसत का, तो n से n कट जाएगा तो क्या बचेगा, केवल n प्लस 1। अभी सवाल हम आपको बता रहे हैं। अगर बात करें विषम संख्याओं का योग का बात करें, तो विषम संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर। और अगर औसत की बात करें तो n स्क्वायर बटे n करेंगे तो क्या है, क्या आएगा, n आएगा। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा। अब बात करते हैं सवाल पर 1 से लेकर के 100 तक। अगर 1 से लेकर के 100 तक की बात करें तो क्या पूछता है, अगर 1 से लेकर के 100, देखिए 2 सवाल बनता है, एक 1 से लेकर के 100 तक और एक बनता है 1 से लेकर के 100 के बीच। ध्यान से समझिएगा, एक शब्द है तक और एक शब्द है बीच, एक शब्द है तक एक शब्द है बीच, और इन दोनों में आपसे बड़ी, देखिए सवाल सबको आता है, ऐसा नहीं कि सवाल आपको नहीं आता है। आप देखते होंगे कि आप सवाल घर पर लगाते होंगे, लग जाते होंगे। सवाल आप क्या नाम है, कहीं पढ़ते होंगे, आप कहीं कोचिंग कर रहे होंगे, वहां पर लगाते होंगे, लग जाते होंगे। कोई पूछता होगा तो लग जाते होंगे। क्यों लग जाते हैं, पता है, क्योंकि आपके पास टाइम होता है यहाँ पर, और वहां पर डर होता है, और उस डर की वजह से आपके क्या होते हैं, एक बड़ी छोटी सी शब्द को पढ़ने में गलती हो जाता है और खेल बदल जाता है। और आपको पता होगा कि बहुत ऐसे आप ही लोगों में से होंगे जो 2 नंबर से 4 नंबर से छठे होंगे। और देखिए अगर एक क्वेश्चन अगर तक और बीच में अगर गलती हुआ तो आपको बता रहा है कि वो इतना भी क्षमता रखता है कि आपकी क्षमताओं को पीछे कर देगा। बताइए, आप 1 साल 2 साल पीछे हो जाएंगे। और आपको पता है कि वैकेंसी कितना साल आती है, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में। रेलवे रहा तो कोई बात ही नहीं है ना, इतने दिन में तो एग्जाम होते हैं। तो ये सब ये ध्यान दीजिएगा कि अगर एक मौका मिला है तो कहा जाता ना, एक मारो लेकिन जानदार होना चाहिए।
ठीक है ना, और सबसे शानदार होना चाहिए। तो बस तो ये ध्यान दीजिएगा, ये छोटे छोटे सवाल हमें पता है आपको नहीं गलती होते होंगे, लेकिन एक बार उसको समझते रहिए। कभी भी सवाल पढ़िए, छोटे सवाल आपको पता भी होगा इस समय आपकी परीक्षाओं में कैलकुलेशन से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। बोलिए पूछे जाते कि नहीं? रेलवे पूछता है, एसएससी पूछता है, एसएससी सीजीएल में, एमटीएस में, सीएचएसएल में, रेलवे एनटीपीसी में एकदम धड़ल्ले से पूछा। पिछली बार रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था, पिछली बार 2016 के एनटीपीसी में पूछा गया था, तो इस बार रेलवे ग्रुप डी में भी पूछा जाएगा ना। यूपीपी के परीक्षाओं में भी कम सरलीकरण से क्वेश्चन आते हैं, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं। नंबर सिस्टम का पार्ट हुआ जी, और यह औसत का पार्ट हुआ ना। तो आप देखते होंगे बड़ी छोटी सी गलती, बहुत छोटी सी गलती आपको पीछे कर सकती है बहुतों से। तो ये हमारा समझाना बस एक ही बात के लिए था कि छोटी छोटी गलतियों से थोड़ा सा कैसे बचें। तो एक ही तरीका है कि मैथ के सवाल को पढ़ें और लास्ट में जो पूछ रहा है उसको बहुत बारीक तरीके से पढ़ें। छोटे, क्योंकि कहा जाता ना कि छोटा चीज खतरनाक होता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये देखिए 1 से लेकर के 100 के बीच में, और एक है 1 से लेकर के 100 तक। तो 1 से लेकर के 100 तक का सवाल बनाते हैं। तो कहा है कि 1 से लेकर के 100 तक कुल कितनी सम संख्याएं हैं? तो जरा बताइए, 1 से लेकर के 100 तक 50 ठो सम संख्याएं या 50 ठो विषम, यानी इसमें 50 ठो क्या है? सम है, और 50 ठो क्या है? विषम है। बोलिए है कि नहीं है? अगर बात करेगा 1 से लेकर के 100 तक सभी सम संख्याओं का योग, तो यहां पर रख देंगे हम 50 गुणे 51, वही आंसर हो जाएगा, होएगा ना। और अगर कहते हैं कि नहीं हमको औसत बताओ, तो 1 से लेकर के 100 तक कुल 50 सम संख्याएं हैं, कुल 50 सम संख्याएं हैं, तो 50 प्लस 1 यानी आंसर आ गया आपका 51। तुरंत फार्मूला याद है तो तुरंत आपका आंसर आ गया। औसत कितना आया? 51 आया ना जी आपका। अच्छा, अगर विषम संख्याओं की बात करें, अगर 1 से लेकर के 100 तक विषम संख्या कितनी होती हैं? 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर के 1 को भी लिया है, से लेकर के 100 तक, तो वो भी होती हैं 50। तो हम विषम संख्याओं का अगर योग करेंगे तो 50 का वर्ग कर देंगे तो आ गया 2500। और अगर औसत बात करेंगे तो 50, जो कि आपका फॉलोअप पूछ रहा था, ये ना पूछ रहा था। अब बात करें 1 से लेकर के 100 के बीच। अब देखिए यहां पर खेल होने वाला थोड़ा सा, केवल क्या खेल होने वाला? अगर कहते 1 से लेकर के 100 के बीच सम संख्याएं कितनी है? अब बताइए, 100 भी एक प्रकार की सम संख्या है ना, तो अब 100 को नहीं ले रहा है, 100 को नहीं ले रहा है, लेकिन 2 को तो ले ही रहा है ना, क्योंकि 1 के बाद 2 आ जाता है, तो 2 को तो ले ही लिया, तो 2 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 100 नहीं लिया, अर्थात एक संख्या कम ना हो गया, एक संख्या कम ना हो गया, तो कितना हो गया? 49। तब सम संख्याओं का योग अगर निकालेंगे तो 49 गुणे 50 करेंगे, और औसत निकालेंगे तो 49 प्लस 1 तब 50 आएगा। अब देखिए यही अंतर है, तो यहाँ पर 50 आएगा आपका। अब जब वही कहेगा कि 1 से लेकर के 100 के बीच में विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो या औसत ज्ञात करो, तब जब 1 से लेकर के 100 के बीच की बात करेंगे तो विषम संख्या 1, 100 तो चल जाएगा, क्योंकि 100 तो सम संख्या है, तो 99 तो चल जाएगा। लेकिन भाई 1 नहीं चलेगा, क्योंकि 1 और 100 के बीच में बोला, माने 1 को नहीं चाहिए, उसको 1 नहीं चाहिए। और अक्सर करके ऐसा ही गलती देता है, ऐसे ही आपसे गलती हो जाती है, सॉरी, ठीक है। तो 1 से लेकर के 100 के बीच माने 49 संख्या हो गया, तब क्या योग हो जाएगा? 49 और 49 का वर्ग, तो 49 का वर्ग हो जाएगा। अच्छा, हम आपको वर्ग निकालने का तरीका बता देते हैं फिर से। 4 चौके 16, 9 81, 4 9 36, 36 दूना 72, एक अंक छोड़ करके लिख दीजिएगा, ठीक है ना। 1 8 2 10, हाथ में 1 आया, 6 7 13 1 14, और 1 और 1 2, 2401 आ गया, है ना। तो ये 2401 हो गया। और अगर बात करें वहीं पर औसत कितना होगा, तो केवल और केवल 49 हो गया। देखिए अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो टोटल 1 2 3 और 4 सवाल बनते हैं, इससे बनते हैं ना। और यही हाल 1 से लेकर के 50 तक और 1 से लेकर के 50 के बीच, यही वाली बात है। इसमें 25 25 हो जाएंगे और इसमें 24 24 ना हो जाएंगे, एक तो घट जाएगा ना। क्यों? क्योंकि बीच की बात कर दे रहा है। तो ये ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। तो ये भी प्रश्न आपके बनते हैं। अच्छा, साथ साथ में भी बता दें कि 1 से लेकर के 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जो 2 से कट, जो अपने से और 1 से केवल कटा, और किसी से नहीं, और किसी से नहीं। मतलब तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2।
अच्छा, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। कुल कितनी संख्याएं हैं 1 से लेकर के 100 तक? पहली बात, पहले आप याद करिए, 25 संख्याएं। कितनी संख्याएं हैं? 25 संख्याएं। 1 से लेकर के 50 तक कुल कितनी बात संख्याएं हैं? 15 संख्याएं हैं। तो 50 से लेकर के 100 तक कितनी बात संख्याएं हैं? 10 संख्याएं। ये सब नोट करके लिख लीजिएगा। और 2 3 सबसे छोटी बात संख्या कौन होती है? 2। और 2 की एक खास बात है, ये ऐसी संख्या है जो सम संख्या है और अभाज्य संख्या भी है। इसके अलावा कोई भी संख्या सम संख्या नहीं है, लेकिन अभाज्य संख्या है। यानी सभी अभाज्य संख्या, जो भी बाकी अभाज्य संख्या है वो सब विषम है, लेकिन केवल 2 है एक ऐसा जो सम है, और सबसे छोटा यही है। याद रखे रहिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन भी अगर ये करते हैं, एक बार हमने देखा था कि यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा था, और बीएड का भी क्वेश्चन है कि सबसे छोटी, ये बीएड का क्वेश्चन भी है, सबसे छोटी, बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बताओ। जरा सोचो, क्या बोल दिया? विषम अभाज्य संख्या। विषम अभाज्य संख्या ये सबसे छोटी तो है ही है, लेकिन सम है, तो सबसे छोटी विषम 3 हो गया, ठीक ना। तो इतने प्रकार के आपके प्रश्न भी यहां पर आपके आ गए, जो आपको प्रश्न बन सकते थे। तो आपका प्रश्न क्या था? वो यह था 1 से लेकर के 100 तक कुल विषम संख्याओं का औसत कितना था? वो था भैया आपका 50। और क्वेश्चन कई ठो बन गए, देखिए 4 4 8 क्वेश्चन बन गए। यह सब भी क्वेश्चन है। 1 से लेकर के 100 तक कुल कितनी भाज्य संख्या है? 25 है, ठीक है ना। और 1 से लेकर 50 तक 15। तो ये सब नोट कर लीजिएगा। और औसत के सब पे सवाल बनते हैं ना सवाल, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और समझते हैं कि अब अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए, हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा किसी संख्या में 2 अंक हैं। अच्छी बात है, कोई भी संख्या है, कर रहा मान लीजिए 2 अंक हैं, यानी 53 ले लीजिए। आपकी इच्छा क्या है 53 लेने की, तो 53 ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद से क्या कर रहा है, यदि अंकों के स्थान बदलने से, अंकों का स्थान बदल दीजिए। बहुत बढ़िया, अंकों का स्थान बदलने का मतलब ये ना हुआ, हाँ, बदल लीजिए। करा तो प्रारंभिक संख्या में जोड़ा जाए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 5 3 8 और 5 3 8। तो इस प्रकार प्राप्त परिणामी हमेशा जो योग आ रहा है, इन दोनों का मान 88 हमेशा किससे कटेगा? अब बता, 11 है, 9 है, 5 है, 3 है, आइए 88 आया है। अच्छा, कुछ और संख्या ले लीजिए आप, मान लीजिए 26, 26 का उल्टा 62, 6 2 8, 6 2 8। अच्छा, कुछ और ले लीजिए, आप ले लीजिए 34, तो ये 34 और 34 का उल्टा ये, तो 4 3 7, 4 3 7, है ना। अब ले लीजिए कि आपका 56 ले लीजिए, तो 56 का उल्टा ये हो गया, 6 5 11, 6 5 11 1 12। अब ले लीजिए 98, तो 98 हो गया, और ये 89 हो गया, इसका उल्टा 9 8 17, 9 8 17 1 18। अब देखिए जरा किससे कट रहा है, 11 8 88, 11 8 88, 11 7 77, 11 1 9, 11 7 77, 11 11 121। मतलब किससे कट रहा है? 11 से। तो याद रखिएगा कि 2 अंकों की संख्या नोट करिएगा, 2 अंकों की संख्या अगर है, उसके अंकों को बदल दिया जाए और दोनों को जोड़ा जाए, तो हमेशा 11 से कटेंगे। और साथ में एक प्रश्न और, अगर कोई संख्या है, अब इसको मिटाते हैं, अगर कोई संख्या है, मान लेते हैं 63, और इसका उल्टा कर दीजिए महाराज, तो उल्टा हो जाएगा 36। जरा घटा लिया जाए, ये तो जोड़ा है ना, घटा लिया जाए तो देखिए घटाने पर कितना आएगा, 13 में से 6 जा आपका आ जाएगा 7, और यहां पर बचा 5, तो 5 में से 2 जा, सॉरी 3 जा, 2 आया ना। चलिए कुछ और संख्या ले लेते हैं 73, और ये 37 हो गया। इसका उल्टा हुआ ना, तो इसको उल्टा कर दिए, अब स्थान बदल दिए, तो 13 में से 7 जाए, यहां पर भी 6, और यहां पर कितना है 6, 6 में से 3 जाए 3। हुआ ना। कुछ और संख्या ले लिया जाए, कोई और संख्या लेंगे, 98 ले लीजिए और इसका उल्टा कर दीजिए, और यहाँ पर भी घटा दीजिए, ये घटाने वाला आप काम कर रहे हैं, तो 18 में से 9 जा 9, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। अब ई किससे कट रहा है, 9 3 का 27, 9 4 को 36, 9 1 9, ये किससे कट रहा है हमेशा 9 से। इसका मतलब नोट करके लिखिएगा कि यदि कोई संख्या है, यदि 2 अंकों की कोई संख्या है, ध्यान दीजिएगा केवल 2 अंकों की, यदि कोई 2 अंकों की संख्या है और उसके अंकों को स्थान को अगर बदला जाए, अगर जोड़ा जाएगा तो 11 से कटेगा, घटाया जाएगा तो 9 से कटेगा। नोट करिएगा, जोड़ा जाएगा 11 से और घटाया जाएगा तो 9 से कटेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों बातें नोट करके लिख लीजिएगा, और ये आपकी परीक्षाओं में प्रश्न बन सकते हैं। और एसएससी का प्रश्न भी है, ये आया हुआ प्रश्न है एसएससी का, ठीक है।
चलिए अब अगले प्रश्न पर चलें। अब देखिए अगला क्या करा है, करा एक धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 रुपया है। यहाँ पर 3 वर्ष दिया है। अच्छा बताइए 2 वर्षों का हम आपको अंतर बताए थे कि नहीं? अगर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर अगर रहे तो अंतर बराबर फार्मूला हम बोले थे, अंतर बराबर P इंटू R/100 का स्क्वायर बोले थे ना। तो जब कब, जब 2 वर्षों का हो, कब, जब 2 वर्षों का हो, किसमें? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में जब 2 वर्षों का अंतर रहे, लेकिन अगर 3 वर्षों का अंतर रहे, कितने वर्षों का? 3 वर्षों का अंतर है, तब फार्मूला क्या बनता है? अंतर बराबर बनता है फार्मूला P इंटू R/100 का होल स्क्वायर, यह बनता है गुणे 3 + R/100। ठीक है, बस यही बनता है। अच्छा अब आते हैं सवाल पर लगा लेते हैं, और एक फार्मूला भी हम आपको एक्स्ट्रा और बता रहे हैं इसी में। ठीक है ना? तो ये सवाल देखिए अंतर कितना दे रखा है भैया? 31 दे रखा है। अब P यही तो ज्ञात करना है ना, यही तो ज्ञात करना है। और R कितना है? यह है 10%, तो 10/100 का होल स्क्वायर गुणे 3 + 10/100। ये कट जाएगा, इससे कितना हो जाएगा? 31 बराबर P गुणे 1/100 हो जाएगा ना, 10 का वर्ग गुणे 10 या 30 31/10, 31 से 31 कट जाएगा, ये 1000 हुआ, यानी P का वैल्यू कितना आ गया? 1000 रुपया। आ गया कि नहीं आ गया? तो नोट करके लिखिएगा कि 2 वर्षों का अंतर होता है P इंटू R/100 का होल स्क्वायर, और 3 वर्षों का अंतर होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का P इंटू R/100 का होल स्क्वायर इंटू 3 + R/100। एक ठो और बताते हैं, जरा बताइए कि अगर ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अगर अंतर दे रखा है, अगर अंतर दे रखा है क्या? P इंटू R/100 का होल स्क्वायर, तो जरा एक ठो बात समझिएगा, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? हम साधारण ब्याज को SI लिख दें, तो साधारण ब्याज बराबर SI बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय। अगर 2 वर्ष हो, समय कितना हो? 2 वर्ष हो, तो गुणे 2/100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोलिए, धड़ल्ले से लिख सकते हैं आप। तो ये क्या हो जाएगा? SI गुणे 100/2 कर दें, तो इसको हम PR लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। अब बस अब यहां पर देखिए क्या फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला बनने वाला आपका P इंटू R लिख दें गुणे R/100 लिख दें, तो कौन झंझट है? नहीं ना। अरे भाई P इंटू R तो 2 बार लिख दिया, R इंटू R 100 नीचे 2 बार हो गया। अब जरा सा देखिए P इंटू R का वैल्यू कितना आया भैया? SI इंटू 100, यानी SI इंटू 100/2 यही ना आया है गुणे R/100/100। 100 से 100 कट जाएगा, क्या आया? SI गुणे R/200। तो फार्मूला लिखिएगा कि अंतर बराबर एक और फार्मूला होता है कि SI गुणे R/200, एक और फार्मूला। इसका मतलब अगर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अगर अंतर दे रखा हो और साधारण ब्याज का रुपया दे रखा हो, तो रेट आप ज्ञात कर सकते हैं। रेट आप ज्ञात कर सकते हैं। अगर रेट दे रखा हो और अंतर दे रखा हो, तो आप साधारण ब्याज ज्ञात कर सकते हैं इस फार्मूले से। ठीक है ना? तो आप ये फार्मूला, ये तीनों फार्मूले को नोट करके लिख दीजिएगा, और इस सवाल का आंसर आपका 1000। ठीक है ना? चलते हैं अब अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, क्या कर रहा है भैया? हाँ देखिए, अच्छा फल है ये, अलजेब्रा का फल है। जरा सुनिएगा, कर रहा है कि x² - 3x + 1 बराबर 0 दे रखा है। तो कुछ वैल्यू पूछ रहा है कि x + 1/x का वैल्यू बताओ। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि ये x² + 1, ये जो माइनस वाला है ना, इसको आप उधर भेज दीजिए। किधर भेज दीजिए? उधर माने बराबर के उस पार। तो माइनस उधर जाएगा तो प्लस ना हो जाएगा, तो प्लस ना हो जाएगा। अब देखिए यहां से आप x कॉमन ले लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? x कॉमन। जहां x नहीं होगा, यहां तो x है तो x लिख दीजिए, और यहां पर x नहीं ना है तो बटा में चला जाएगा, यानी 1/x हो जाएगा। अब बराबर 3x, तो x से x कट जाएगा। तो जरा बताइए x + 1/x का वैल्यू कितना आया? 3 आया। यही आपका आंसर आ गया। लेकिन अगर सवाल कुछ और बदल देता और कह देता कि भैया हमको x + 1/x का ये वाला बताओ इसकी वैल्यू, तो हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते, तो a² + b² + 2 गुणे a गुणे b यही ना कर देते, बराबर 3 × 3 = 9 कर देते, क्योंकि दोनों पक्षों का वर्ग करना है। तो x से x कट जाएगा, 2 उधर जाएगा तो 7 हो जाएगा, तो x² /
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 9 में से 2 जा 7, यानी इसकी वैल्यू आ गई आपकी 7। बोलिए आ गई कि नहीं आ गई। अगर क्वेश्चन कर देता कि x पर 4 प्लस 1/x पर 4 का आंसर बताओ, तो एक बार और वर्ग कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा x पर 4 प्लस 1/x पर 4 प्लस 2ab, तो कट जाएगा ना ये, और 5×49 हो जाएगा, और जब उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 47, यानी कितना इसका आंसर आ गया 47 आ गया ना। अगर वही पूछ देता x³ प्लस 1/x³ का फार्मूला बताओ, तो आपको बताते a³ प्लस b³ का फार्मूला क्या होता है भैया, एक कोष्टक में a प्लस b, दूसरे कोष्टक में a² प्लस b² माइनस ab होता है ना। तो ये सब याद रखे रहिएगा, ये सब सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसी पर आप रख दीजिएगा। ये हो जाएगा x प्लस 1/x, और दूसरा हो जाएगा x² प्लस 1/x² माइनस 1। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी आई है, इसका वैल्यू आया है आपका 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 गुणे इसका कितना वैल्यू आया है, इसका आया है 7, और 7 में से 1 जा 6, 6×3 = 18, यानी x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू कितना आ गया 18। तो देखिए कितना सवाल पूछ सकता है, 1 2 3 4, ये सब आपके सवाल ही तो हैं, सवाल ही तो हैं, तो ये सब सवाल आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो याद रखे रहिएगा। और अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, अब फिर समझते हैं कि अब अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि p बराबर 999, आंसर बताइए इसका तुरंत। p बराबर 999, तब तक हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। क्या लिख रखा है भैया, p बाहर कर रखा है, p² प्लस 3p प्लस 3 दे रखा ना, 3 प्लस 1। अब देखिए अगर p का हम गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, p³ प्लस 3p² प्लस 3p प्लस 1, और यही किसका फार्मूला होता है, ये होता है p प्लस 1 का होल क्यूब होता है ना। तो ये बताइए घनमूल है, इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, p प्लस 1, और p की वैल्यू है 999, तो 999 में 1 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा जी आपका 1000, कितना आ जाएगा 1000। तो कभी भी समीकरण में अब ऐसे ना करिएगा कि 999 यहीं पर रख करके फिर सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। तो ये एक फार्मूले में कहीं न कहीं जुड़ा रहता है, इसमें होता है, ठीक ना। तो कुछ फार्मूले हम कल बताते हैं आपको, कुछ फार्मूले आज बता देते हैं, जैसे a² माइनस b², a प्लस बी, और दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी होता है। एक और फार्मूला जो बेहद इंपॉर्टेंट होता है, इसका आंसर आ गया है आपका 1000, ठीक है ना। एक और जो बेहद इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है वो क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर होता है, एक क्वेश्चन में a प्लस b प्लस c, दूसरे क्वेश्चन में a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस c, एक फार्मूला होता है ये। और एक और फार्मूला होता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca, या कह सकते 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब देखिए इन दोनों के वजह से ना बहुत से सवाल पूछे जाते हैं, इन दोनों फार्मूले पर बहुत से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो फार्मूला याद रखे रहिएगा, वहाँ पर दे देगा, कभी कह देगा a प्लस b प्लस c का वैल्यू दे देगा आपका, कह देगा कि a प्लस b प्लस c की वैल्यू कुछ दे देगा 7 है, वो फिट करके देगा, फिर a² प्लस b² प्लस c² का वैल्यू दे देगा, मान लीजिए 49 है, कुछ ऐसा दे देगा। फिर उसके बाद फिर कह देगा कि a³ प्लस b³ प्लस c³ का वैल्यू दे देगा, कुछ मान लीजिए 106, तो कह देगा कि abc की वैल्यू ज्ञात करो। तो आप क्या करेंगे, देखिए इसका वैल्यू दे रखा है, a प्लस b प्लस c का वैल्यू दे रखा है, a² प्लस b² प्लस c² का वैल्यू दे रखा है, यानी यहाँ पर abc चाहिए और ये हमको चाहिए, तो ये हमको अब कहाँ से मिलेगा, इस वाले फार्मूले पर आना पड़ेगा। तो a प्लस b प्लस c का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, फिर यहाँ से स्क्वायर का वैल्यू हम निकाल लेंगे, ये स्क्वायर का वैल्यू 49 दे रखा है, ab प्लस bc प्लस c का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, उठा करके यहाँ झटक देंगे, आज जब झटक देंगे तो abc का मान आ जाएगा, और इसका मान आप सॉल्व करके बताइएगा, ठीक है। तैसे हाँ ये हो सकते हैं कि कुछ सवाल इसमें कुछ अंक कटन ये हो सकते हैं, क्योंकि वो सवाल एग्जाम में सेट करके देता, हमने तो अटेंडम में कोई एक मान लिख दिया, ठीक है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा, तो एक प्रश्न बनते हैं ऐसे कुछ आपके। तो फार्मूला इंपॉर्टेंट है, फार्मूले की वजह से हमने बताइए, फार्मूले को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और जब सवाल आएंगे तो हम आपको बताएंगे भी कि इस पर सवाल कैसे आया है, फार्मूले बस आप नोट करते चलिएगा, और अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। अगला जरा देखिए क्या करा है, करा पहले सवाल, ऐसे सवाल जो भी रहते हैं ना, ये सवाल देखने में बड़े लगते हैं, ठीक ना, लेकिन होते नहीं हैं। तो इस सवाल को क्या कर लीजिएगा, सबसे पहले पढ़ना चाहिए, सबसे पहले पढ़ना चाहिए। तो जरा पढ़िए, कह रहा है ए और बी दोनों मिलकर के एक उद्यम शुरू करने दीजिए, जिसमें ए सक्रिय भागीदारी के रूप में, ए माने जैसे आप सक्रिय है ना नौकरी लेने के लिए, वैसे ए यहाँ पर सक्रिय है, क्या
पैसा लगाने के लिए, तो लगा रहा है। तो कह रहा है ए सक्रिय भागीदारी के रूप में कार्य करता है, करने दीजिए। ए इसमें 4000 रुपये का निवेश करा और 8 महीने बाद अब शुरू करिए कहानी, आप शुरू करिए। मतलब एक ए है, एक ए कुछ कर रहा है और एक बी कुछ कर रहा है ना। तो ए देखिए क्या क्या कर रहा है, देखिए कर रहा 4000 रुपया लगाया 8 महीने के बाद। इसका मतलब है कि 4000 रुपया वो 8 महीना तो लगाइबे किया होगा ना, क्योंकि 8 महीने बाद एक कुछ कारनामा कर रहा है, 2000 रुपये का और निवेश करता है। क्या कर रहा है, यानी 8 महीने तक 4000 रुपया लगाया और 8 महीने के बाद मतलब जब पूरा प्रश्न यहाँ पर पढ़ेंगे तो कह रहा है कि वर्ष के अंत में, लास्ट में देखिए कह रहा है यदि वर्ष में 67 रुपये का लाभ हो, तो वर्ष में, एक वर्ष में 12 महीना, तो 8 महीने तक 4000 रुपया लगाया और उसके बाद से करा कि 2000 रुपया ये और बढ़ाना चाह रहा है। इसके मन में ये हुआ कि 2000 रुपया हम और बढ़ाएंगे, तो 4 पहले था, 2000 ये हो गया, तो अब कितना हो गया 6000 ना हो गया। कितना महीना बचा, 4 महीना। तो इसको जरा सॉल्व कर ले, तो 8 चौको 32,000 प्लस 6 चौको 24,000, तो ये कितना हो गया आपका 24 और 32 56,000। यानी ए कुल रुपया 56,000 निवेश कर चुका है। अब देखते हैं बी कितना किया है, तो बी क्या कर रहा है, बी को थोड़ा नीचे कर लेते हैं। बी कह रहा है इसमें 5000 रुपये का निवेश करता 9 महीने बाद। 9 महीने बाद का मतलब 9 महीनों लगाया होगा कि नहीं लगाया होगा, तो 5000 रुपया 9 महीना तक लगाया, इसको लगाने दीजिए। अब आगे क्या कर रहा है, और इसमें से 2000 रुपया निकाल लेता है। तो मैंने 5000 पहले लगा रहा था, अब 2000 रुपये वो निकालने लगा, तो कितना हुआ, तो 3000 ना बचा। अब वह 3000 बाकी महीनों में लगाएगा, माने 3000 रुपया वह कब तक लगाएगा, 3 महीने तक, क्योंकि 9 महीने लगा चुका, अब 3 महीने और लगाएगा। तो इसको जरा जोड़ लिए, तो 9 पच्चे कितना हो जाएगा भैया 45,000 और 3 त्रिका 9000, तो 45 9 54,000, आपका आ गया 54,000 रुपया। अब देखिए ए का और बी का आपको मिल गया कुल रुपया। और ऐसे सवाल में कभी भी अगर भागीदारी साझेदारी वाला जब भी क्वेश्चन करें, आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अनुपात ज्ञात करना। क्या अनुपात, क्या अनुपात, क्या अनुपात। तो ए बटा बी ज्ञात कर लीजिए, तो ए बटा बी बराबर कितना हो जाएगा 56,000 बटा 54,000। 3 0 से 3 0 कितना बार में 27 बार में, और ये 28 बार में कट जाएगा, तो 28 बटा 27, यानी 28:27 का अनुपात आ गया। अब देखिए क्या कर रहा है, सक्रिय भागीदारी होने के नाते ए लाभ में से, देखिए ए कुछ कारनामा कर रहा है, सक्रिय भागीदारी दिखा दिया कि हम सक्रिय भागीदार हैं, और उसी वजह से कर रहा है कि प्रतिमाह 100 रुपया वो ले लेता है। तो कुल रुपया कितना था 6700 रुपया था ना, 6700 रुपया। आई क्या किया, कहा कि हम सक्रिय हैं, हम ज्यादा मेहनती हैं, तो और आप जानते हैं ना कि जो ज्यादा मेहनती होता है मिलता है उसी को है, तो वैसे ही कर रहा है। 100 रुपया हर महीने में ले रहा, मतलब 1200 रुपया ले लिया, तो बचा कितना 5500 रुपया। अब 5500 रुपया तब 99% में दोनों लोगों में बटेगा, किसमें, बी में और ए में, और ए पहले 1200 रुपया ले चुका है। तो अब पूछ रहा बी का हिस्सा बताओ, किसका, बी का हिस्सा बताओ। तो जरा देखिए बी का हिस्सा अगर हम निकालेंगे तो बी का हिस्सा है 27, और 27 और 28 को जोड़ेंगे तो 8 और 15 5, ये 55 हो गया, और गुणे ये कितना आया 5500, तो 55 से कट जाएगा कितनी बार में, 100 बार में, तो कितना आ गया 2700 रुपया। यानी बी कितना रुपया पाया, बी का लाभ कितना है 2700 रुपया। 2700 बी का शेयर होगा, ठीक है ना, ये हो गया बी का शेयर। तो बस, यानी ऐसे सवाल में आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको रेशियो ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना, बाकी जो कर रहा बस इसमें कर रहा था कि सक्रिय भागीदारी होने के नाते 1200 रुपया लगा रहा है, यानी 100 रुपया महीना सॉरी ले रहा है, इस वजह से उसने 1200 रुपया ले लिया, 5500 रुपया बचा, तो 5500 को आपने बी के हिस्से में बांट दिया, बाकी तो आपको अइबा करता है। तो ये हो गया सवाल आपका, ठीक है। अब अगले सवाल पर चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो इस सवाल में ध्यान देने वाली बात क्या है, आपको पकड़ने वाली बात क्या है, आपको पकड़ना यही है कि कभी भी ऐसा सवाल दे तो आपको सबसे पहले रेशियो ज्ञात करेंगे। क्या रेशियो, क्या रेशियो। अब अगला देखिए, कह रहा है कि रमेश अपनी वस्तु को 6000 रुपये पर अंकित करता है, 20% की छूट देने के पश्चात भी 60% लाभ कमाता है। सबसे पहले अभी हम कल ही बताए थे इस पर, इस थ्योरी को अगर आपको पता होगा तो कल ही बताए थे कि विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य कर दीजिए। छूट जो जो छूट होता है वो किस पर मिलता है, अंकित पर मिलता है, किस पर, अंकित मूल्य पर, और लाभ या हानि ये किस पर मिलता है, क्रय मूल्य पर, किस पर, क्रय मूल्य पर। तो जरा निकाल लिया जाए तो अंकित मूल्य कर दें, अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस छूट बटा 100, बताइए यह ना विक्रय मूल्य होगा। अंकित मूल्यवा पर अगर छूट दिया जाए तो वह ना दुकानदार बेचता है,
है ना बचता, तो वह विक्रय मूल्य हो गया। और यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय का क्या कर दें 100 प्लस माइनस लाभ या हानि जो हो रहा हो अब बटा 100 कर दें, क्योंकि क्रय मूल्य पर लाभ या हानि होता है। तो बस अब सवाल को पढ़ लेते हैं, एकदम धीरे से पढ़ेंगे सवाल को और धीरे से लगा लेंगे, कानो कान खबर नहीं होगी। तो आइए देखते हैं। तो अंकित मूल्य कितना 6000 रुपया है, अच्छी बात है। छूटवा कितना देना चाहता 20%, तो 100 में से 20 जाएगा 80 अब बटा 100 बराबर कर क्रय मूल्य हमको बताइए, कोई बात नहीं बता देंगे तुमको हम धीरे धीरे, है ना। 60% का लाभ कमाना चाहता तो प्लस ना होगा, यानी 160 बटा 100, 100 से 100 उड़ा दीजिए, 80 दूना 160, 2 से 6000 कटा, कितनी बचा 3000 रुपया। इसका मतलब क्रय मूल्य आपका कितना आ गया 3000। कॉन्सेप्ट क्या याद रखेंगे, अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस छूट बटा 100 बराबर क्रय गुणे 100 प्लस माइनस लाभ हानि बटा 100। ये कॉन्सेप्ट याद रखे रहिएगा कि विक्रय बराबर विक्रय होता है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर याद दिया जाता है, लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर दिया जाता है। दिमाग में याद रखे रहेगा फार्मूला, बस ऐसे ही है ना। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया 3000 रुपया क्रय मूल्य। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं और फिर अब समझते हैं कि अब का अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है, एक 22 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर बीमा के कागज के आयताकार टुकड़ा है, यानी आयताकार है, आयताकार है। तो इसका मतलब है कि आयताकार होता है ना लंबाई गुणे चौड़ाई, तो दे रखा है 22 गुणे कितना के रूप में है भैया 22 गुणे 12, 22 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर, अच्छी बात है। अब देखिए क्या कर रहा है कि ये तो कागज है और इसी कागज को बेलनाकार रूप में मोड़ा जा रहा है वो लंबाई के अनुदिश। अब आपको हम बात एक समझाते थे, देखिए एक मिनट। देखिए मान लीजिए ये कागज है, ये आपका एक कागज है, ये मान लीजिए आप लंबाई, क्या मान लीजिए ये लंबाई और ये मान लीजिए चौड़ाई। तो कह रहा है कि लंबाई के रूप में मोड़ा जाए, तो लंबाई यही ना है लंबाई का अनुदिश, तो लंबाई के अगर अनुदिश मोड़ा जाएगा तो कुछ ना कुछ आपका बेलन ऐसे बनेगा, बताइए बनेगा कि नहीं। अच्छे से नहीं बन पा रहा, लेकिन देखिए लंबाई आपका यही था और लंबाई के अनुदिश जब मोड़ा गया तो आपका बेलन यह ना बनेगा, बोलिए बनेगा कि नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि जब लंबाई के अनुदिश मोड़ा जा रहा है तो जरा देखिए कौन सी आकृति बन रही है, वृत्ताकार हो रहा है नो, वृत्ताकार। अब वृत्ताकार हो रहा है और जो चौड़ैया थी जरा देखिए ऊंचाई बन गई, चौड़ैया ऊंचाई बन गई, लंबैया परिधि बन गई, लंबैया परिधि बन गई। इसका मतलब है कि आप कहेंगे कि इसका मतलब है कि सर आप ही कहना चाहते हैं कि अगर चौड़ाई के परितः मोड़ा जाए, चौड़ाई के परितः मोड़ा जाए तब ऊंचाइया लंबैया बन जाएगी। तो जो देखिए आपको नहीं दिख रहा है, ये लंबैया ऊंचाई बन गई, आज जौन चौड़ैया था वो वृत्त के परिधि बन गया, बना ना वृत्त का परिधि, यह आपको समझना है। इसका मतलब हुआ कि सवालवा में दुई सवाल हैं, कितने दुई सवाल हैं, यानी जब लंबाई के अनुदिश मोड़ा जाएगा तो वृत्त की परिधि बन जाती है और जो बचता है कौन चौड़ाई, वो ऊंचाई बन जाता है। क्या बन जाता है ऊंचाई, दिमाग में नोट करके बात लिखने वाली है। और दूसरा अगर चौड़ाई के अनुदिश मोड़ा जाएगा तो चौड़ैया क्या बन जाती है, परिधि बन जाती है, और क्या बचा लंबाई, का हो जाएगा ऊंचाई। दिमाग में रखे बात। चलिए अब शायद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं अब प्रश्न आपका क्या बन गया। तो आपको क्या ज्ञात करना है, तो सबसे पहले उसको हम देख लेते हैं। आपको ज्ञात करना है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है भैया, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अगर बात करें वक्र पृष्ठ तो वक्र पृष्ठ क्या होता है आपको बता दें 2 पाई आर एच। अगर बात करें संपूर्ण पृष्ठ तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है भैया, तो संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई आर कोष्ठक में एच प्लस आर, ये होता है। हमें ज्ञात कर रहा है केवल बेलन का आयतन। आते हैं, हमने क्या बोला लंबाई को अगर मोड़ेंगे, लंबाई को अनुदिश मोड़ेंगे तो क्या बनेगा परिधिया, लंबैया क्या बनेगा परिधि बनेगा। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, परिधि क्या होती है वृत्त की 2 पाई आर होती है ना। अगर बात करें यहीं पर एक और फार्मूला लिखना, क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, आपको पता होगा, इसको नोट कर लीजिएगा ठीक है। तो परिधि 2 पाई आर यानी परिधिया कौन है 22, यानी 22 बराबर हो गया 2 अगुड़े पाई का मान होता है 22/7 लिख लीजिएगा। यहाँ पर पाई का मान 22/7 आपको पता भी होगा ठीक ना। और यह है एक अपरिमेय संख्या, ये भी नोट कर लीजिएगा, यह क्या है अपरिमेय संख्या है, नोट कर लीजिएगा, सवाल आता है ठीक ना। अगुड़े आर का वैल्यू तो हमें क्या ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा 22 से 22 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आर का मान आ गया आपका 7/2 सेंटीमीटर।
आ गया। और यच क्या हो गया, जो बचा वो यच हो गया। कौन बचा, 12 ना बचा, यानी 12 सेंटीमीटर हो गया यच। हुआ कि नहीं, हुआ ना। बस अब यहां पर रख दीजिए। तो बेलन का आपको आयतन ज्ञात करना था, तो आयतनवा का ज्ञात हो जाएगा। तो आयतनवा हो जाएगा 22/7 गुणे आर स्क्वायर, माने 7 गुणे 7/2 गुणे 2, यह ना होगा भाई। आर स्क्वायर माने उसका स्क्वायर कर दिए। और एच का मान कितना है 12, तो 4 तिहाई 12 और 7 से 7 कर जाएगा, तो 22 7 154 और 154 का 3 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा भैया 150, हाँ 3 ना, 4 तिहाई 12, तो 150 तिहाई 450 और 4 तिहाई 12 462 क्या घन सेंटीमीटर, 462 घन सेंटीमीटर आ गया ना। अगर वही पूछता वक्र पृष्ठ तो आर का मान आप 7/2 रख देते और एच का मान 12 रख देते। संपूर्ण पृष्ठ पूछता तो भी आप ज्ञात कर लेते ना, बस सिंपल सा फंडा है। तो आपको दिमाग में रखना, पहली बात ये तीनों फार्मूले रख लीजिएगा, और दूसरी बात यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट आपको निकल करके आया है। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर लंबाई के अनुदिश यानी लंबाई के परिधि अगर मोड़ेगा तो वही परिधि बन जाएगा, और चौड़ाई के जो बचेगा ऊंचाई, और अगर चौड़ाई के परिधि मोड़ेगा तो वो परिधि बन जाएगा, और जो बचेगा ऊंचाई, जो कि हमने आपको दिखा दिया। तो इसमें 2 सवाल, दूसरा सवाल आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। तो अब अगले प्रश्न को समझते हैं, और यह प्रश्न अभी हाल ही में एसएससी सीएचएसएल में इसी कॉन्सेप्ट पर, हूबहू नहीं, इसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछा गया था सीएचएसएल में, ठीक ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला करा कि एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल की 7/21 चाल से चलता है, चल करके किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंच जाती है। तो 7/11 चाल से चला 22 घंटे में पहुंच जाती है, तो 11 दूना 22 यानी लगा उसको 14 घंटा। यानी अगर अपने सही चीज से, जैसे चला कितने 7/11 से, अगर सही रूप से चला होता तो 14 घंटे में पहुंच गया होता। कितने देर में, 14 घंटे में, लेकिन पहुंचा कितने देर में, 22 घंटा में। कहाँ है, क्योंकि अपनी चाल का 7/11 भाग केवल यूज किया, पूरा यूज नहीं किया, 7/11 भाग यूज किया। कितना 7/11 भाग, इसी वजह से 22 घंटा में गदावा को पहुंचा। तो कितना टाइम उसको ज्यादा लगा, तो 22 में से ये कितना जाएगा भैया, तो ये 8 घंटा, यानी 8 घंटा ज्यादा लगा। यानी अगर देखा जाए, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है ये अब देखिए। हाँ, अपनी स्वयं ही चाल से अगर चले तो अपनी समय का कितना बचत हो जाएगा, तो कितना बचत हो जाएगा, 8 घंटे का बचत हो जाएगा। नहीं तो आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते, 7/11 कर रहे हैं ना, तो इसको क्या कर देंगे, 1 में से 7/11 को घटा दीजिए, तो यह आ गया आपका 4/11, और इसी का 22 घंटा जो कुल है उसी में गुणा कर दिए, तो 8 घंटा। ये आपका समय बचत है। अगर पूछता कुल समय कितना लगा, तो 14 घंटा, और अगर कहता कि समय बचा कितना, तो 8 घंटा, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। हाँ, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं और फिर अगले प्रश्न को समझते हैं, ठीक है। और एक बात और समझिए, कहा जाता है ना कि मंजिल तो मिल ही जाएगी भटके हुए ही सही, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटके हुए ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। और आप तो घर से निकल चुके हैं और अपनी मंजिल की तरफ धीरे धीरे ही सही बढ़ रहे हैं, धीरे ही धीरे सही बढ़ रहे हैं। क्योंकि आपने वो सुना ना एक बात कि अगर तुम उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, अगर दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर चल भी नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन जो भी करो अपने लक्ष्य की ओर हमेशा बढ़ते रहो, ठीक है। और इससे आपको सिलेक्शन जरूर मिलेगा, धैर्य बना के रखना पड़ेगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न में ना कई चीजों को समझाएंगे, उसको जरा समझिएगा। क्या करें, एक वस्तु को 11% हानि के बदले 7% लाभ में बेचने पर एक व्यक्ति को 720 रुपया अधिक प्राप्त होता है। 720 रुपया अधिक मिलता है, 720 रुपया अधिक मिलता है, 720 रुपया अधिक मिलता है। मतलब क्या हो रहा है, 11% हानि पर बेच रहा था वो, लेकिन कोई आया उसको समझाया कि सुन बकलोल कहीं के 7% लाभ पर अगर तू बेचेगा तो तुमको 720 रुपया अधिक मिलेगा। तो सोचा सही बात है तो बेच देते हैं। तो उसने क्या किया, 11% हानि और 7% लाभ, यानी 11 और 7 को दोनों को जोड़ दीजिए, आ गया आपका 18%। यानी उसका ही बताइए 11% हानि और 7% दोनों परसेंटवा को जोड़ दीजिएगा तो हो गया 18%, और 18 बराबर कर दीजिएगा 720 रुपया, क्योंकि यही 18% वाई तो 720 रुपये के बराबर है।
मैंने अब 18% वो पाने लगा, तो 18% पाने लगा कहिए, चाहे 720 रुपया कहिए, तो 18% बराबर 720, तो क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100% बराबर होता है। तो क्या कर देंगे, तिरछी तिरछा गुणा कर देंगे, तो 100 गुणे 720 आई बटे हो जाता है 18, तो 18 चौक को कितना होता है भैया 72, तो कितना हो गया आपका 4000 रुपया क्रय मूल्य हो गया। बोले समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका आंसर हो गया 4000 क्रय मूल्य। अब हम आपको बताएं कि क्या बताने वाले थे इसमें। अब देखिए, अगर लाभ लाभ दिया हो, क्या दिया हो, लाभ लाभ, या हानि हानि दे रखा हो, ठीक है ना, तो इस दफा में आप घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे। मतलब अगर कह देता है कि 11% लाभ हो रहा हो और अगर वो 7% लाभ पाना चाहता है तो वो 720 रुपये अधिक पाता है, तो लाभ लाभ न हुआ, यानी एक ही तरफ हैं, 100 के एक ही तरफ हैं, लाभ लाभ मतलब 100 के इस पार हैं, है ना, लाभ वाली तरफ। तो जब इस पार वाली घटना होगी या केवल और केवल मतलब केवल एक ही पार की घटना होगी, तो उन दोनों को परसेंटेज को घटा देंगे, दोनों परसेंटेज को घटा करके आज जितना रुपया कहेगा अधिक या जितना रुपया कहे कम उसी के बराबर कर दीजिएगा। और अगर लाभ हानि, किसका, लाभ हानि या हानि लाभ अगर दे, ध्यान से समझिएगा, तब इन दोनों को जोड़ दीजिएगा और जो कहे अधिक रुपया या कम रुपया उसी के बराबर कर दीजिएगा परसेंटेज को। जैसे कहे कि अगर 11% हानि हो रहा है, जैसे ये वाला फॉलो था, देखिए 11% हानि और 7% लाभ है, तो हानि लाभ दोनों को क्या किया, जोड़ दिए, तो 18%, इसी को 720 के बराबर कर दीजिए, कर दिया ना। अगर वही होता है कि हानि हानि, तो 11% हानि या 7% हानि, तो कितना हो जाता है 4%, तब 11 7 एक ही तरफ है ना, तो 11 और 7 में का अंतर लेते 4, तो 4 बराबर तब 720 करते, तो 4 बराबर 720, तो 100 बराबर, क्योंकि क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, क्रय मूल्य 100% होता है। तो ये बात आप समझ लीजिएगा। अगर ये बात आपको समझ में आई तो ऐसे सवाल को आप केवल ऐसे तिरछी तिरछा गुणा करके आप लगा सकते हैं ना। तो इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर और फिर समझते हैं कि कुछ अगले प्रश्न क्या हैं। अगले प्रश्न देखते हैं। कह रहा है, ये लास्ट प्रश्न है, ठीक ना, ये आपका लास्ट प्रश्न कह रहा है, ए एक काम का 1/6 भाग 5 दिन में करता है। अब देखिए, ए एक काम का 1/6 भाग 5 दिन में करता है, 1/6 भाग 5 दिन में, तो अगर 1/6 भाग 5 दिन में, तो कुल कमाओ कितने दिन में करेगा, तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, ये इसका उल्टा गुणा कर देते हैं, यानी क्या हो जाएगा, ये 6 गुणे 5 अर्थात 30 दिन में। पूरा कमाओ कितने दिन में करेगा, ये 30 दिन में, कितने दिन में, 30 दिन में। अगर वही बात करें बी का, तो बी देखिए क्या कर रहा है, बी कह रहा है कि बी उसी काम का मतलब 2/5 भाग, तो 2/5 भाग कितने दिन में कर रहा है, ये 8 दिन में कर रहा है, 8 दिन में ना कर रहा है, तो पूरा कमाओ कितना करेगा, तो इसी को उल्टा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5/2 गुणे 8 है, 2 चौको 8, 5 चौको 20 दिन में। इसका मतलब है कि ए 30 दिन में उस काम को कर रहा है और बी 20 दिन में काम कर रहा है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया 60, और हम क्षमता निकालते हैं तो 60 से 30 का गुणा भाग देते हैं, तो ये आ गया 2 और ये आ गया आपका 3, ये क्षमता हो गया। अब क्या पूछ रहा है, अब देखते हैं, कह रहा दोनों मिल करके उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, तो कुल कमाओ आपका कितना भैया 60 कमाओ है, और इन दोनों की क्षमताएं कितनी है 2 और 3 5, तो इससे काट देंगे तो कितना हो जाएगा, ये दिन निकल जाएगा आपका 12 दिन, 12 दिन। अगर वही एकांतर काम करते तब क्या होता है, तो 1 और 1 क्या होता है, तब एक ही दिन का कमाना 5, तो वैसे 2 दिन का तब कमा हो जाता 5, तो 2 बराबर हो जाता 5, और कुल कमा कितना 60, तो इसमें 12 का गुणा करना पड़ता, तो इसमें भी 12 का गुणा कर दीजिए, तो 12 × 60 कमा, आपका 60 कमा कंप्लीट हो गया, कितने दिनवा में 24 दिनवा में। इसका मतलब है कि अगर एक एक दिन काम करेंगे, वैकल्पिक काम करेंगे, एकांतर काम करेंगे तो 24 दिन लगेगा, और जब एक के साथ काम करेंगे तब 12 दिन लगेगा। यानी इसमें भी 2 सवाल है। तो बस, तो ये भाग वाले की बात को समझिएगा कि जो दिन दिया रहता है और अगर भाग दिया रहा है तो उसको उल्टा कर दीजिएगा। तो देखिए 6 का 1/6 का उल्टा होता है 6/1, यानी 6 गुणे 5, 2/5 का उल्टा 5/2 गुणे 8। बस इस वजह से बताएं। तो ये आपका था लास्ट सवाल। हाँ, अब एक को सवाल
नहीं है, ठीक है ना। तो आपका था लास्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिस सेट 2 का, और फिर और भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट के अगले कराए जाएंगे। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि कुछ आपका भी कुछ स्पेशल अगर प्रश्न कि इस तरीके के भी क्वेश्चन को अगर आप बताइए तो बिल्कुल आप कमेंट में बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि जितना हो सके हम आपको मैक्सिमम चीज़ों को समझा सकें, बता सकें, और आप ही कुछ बताएंगे तो हम उस चीज़ों को और भी समझा सकें। क्यों? क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, तो आप उस चीज़ों को अच्छे से समझ रहे होंगे, तो हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से उस चीज़ को समझाने की। किसको? आपको। ठीक है, तो आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कौन से प्रश्न आपको नहीं समझ में आते हैं, ताकि हम उस टाइप के प्रश्न को आपको समझा पाएं। कोई एक प्रश्न लाएंगे और कोशिश करेंगे उस प्रश्न के माध्यम से 2, 3, 4, 5, 8 जितने भी सवाल हो सके उस सवाल को कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो उस चैप्टर को भी कवर करने की कोशिश करेंगे 1 या 2 सवाल के माध्यम से। तो आप जरूर बताइएगा जो आपको सवाल नहीं आ रहे हैं। धन्यवाद, जय हिंद।